हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी सभी प्रश्न हमने देखे। उसके बाद आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और फिर हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी जो प्रश्न थे। उसके बाद नाटक और एकांकी संबंधी सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अभी हम उपन्यास संबंधी प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। तो अगर आप पिछले सारे प्रश्न देख लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें समझने में भी आपको बहुत आसानी रहेगी और चीजें आपको जल्दी याद होंगी। इसका लिंक, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम शुरुआत करेंगे वहां से जहां तक हम देख चुके थे, उसके आगे प्रश्नों की। हमने प्रश्न संख्या 484 तक देख लिया था। अगला प्रश्न हमें देखना है कि जिंदगी नामा उपन्यास में, यहां तक हमने देख लिया था कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। अब जो अगला प्रश्न है वो है कि जिंदगी नामा उपन्यास में क्या क्या चीजें हैं, तो उसमें उसके अनुसार विकल्प को चुनना है। 4 चीजें दी गई हैं। पहला कि ये 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है, तो ये बिल्कुल सही है। ये जिंदगी नामा उपन्यास से जुड़ा हुआ बिल्कुल सही तथ्य है। महानगरवासी उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है, ये गलत है। परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है, ये सही है। विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है, ये गलत है। जिंदगी नामा जो उपन्यास है ये कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है और उससे संबंधित ये 2 जो तथ्य हैं ये सही हैं, अर्थात पहला और तीसरा। तो विकल्प ए सही होगा क्योंकि इसमें पहला और तीसरा दिया गया है। जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के जो किसानों ग्रामीणों का जीवन है उसका चित्रण मिलता है और इस उपन्यास में परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक बड़ा उपन्यास है और प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में, आप अगर इसको ध्यान से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो जिंदगी नामा उपन्यास है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो देवराज उपाध्याय जी ने कहा है कि यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो, इतिहास की बात जाननी हो, वहां की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो तो जिंदगी नामा से अन्यत्र जानने की आवश्यकता नहीं। अर्थात ये सारी चीजें आपको एक ही उपन्यास जिंदगी नामा में मिल जाएंगी, वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो पर्याप्त है। ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर देवराज उपाध्याय का। अगला प्रश्न है कि आपका बंटी उपन्यास का तथ्य क्या है? तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, बिल्कुल सही। समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, नहीं। राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, ये भी गलत है। राजनीति से संबंधित नहीं है मन्नू भंडारी जी का उपन्यास आपका बंटी। ये तलाकशुदा जो पति पत्नी है उनकी संतान की समस्या को दर्शाता हुआ उपन्यास है। बंटी इसमें ऐसा ही पात्र है, ऐसी ही संतान है। दाम्पत्य संबंध का विघटन, तो ये भी सही है। पहला और चौथा ये बिल्कुल सही तथ्य है। इसके अनुसार विकल्प सी जो है वो सही होगा क्योंकि उसमें पहला और चौथा आया है, अन्य विकल्प गलत होंगे। आपका बंटी 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये अपने ढंग का अकेला उपन्यास है। इस उपन्यास में आज के मध्यवर्गीय समाज में तलाक की समस्या और दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। अतः आपका बंटी उपन्यास का कथ्य विकल्प
1 और 4 सही हैं। मन्नू भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज के बल पर अक्षय ख्याति अर्जित की। यह एक राजनीतिक उपन्यास माना गया है। इसका परिवेश वैयक्तिक तथा पारिवारिक न होकर के सामाजिक है। तो इसके अनुसार विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसमें लिखा है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। हर उपन्यास से जुड़ी हुई कुछ बात दी गई है इसमें, जैसे कि पहला जो कथन है, पहली जो बात है वो ये है कि चुनाव जीतने की 3 तरकीबें, चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं। एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। अगर आपने राग दरबारी उपन्यास पढ़ा होगा तो आप तुरंत पहचान गए होंगे ये जो बात ली गई है ये राग दरबारी उपन्यास से ली गई है। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जी का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, उससे इस कथ्य को लिया गया है। अगला है छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। ये कथन गोदान का है जो कि होरी के द्वारा कहा गया है। इसी तरह से जो राग दरबारी वाला कथन अभी पिछले पृष्ठ पर हमने पढ़ा वो रुपन बाबू द्वारा कहा गया है राग दरबारी में। अगला है कि सबसे पहले तुम शशि, इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो, ये शेखर कहता है। और ये शेखर जो पात्र है, ये शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का जो उपन्यास है जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था क्रमशः 40 और 44 ईस्वी में, उसमें ये शेखर का कथन है। समूचा आर्यावर्त रक्त कर्दम से पिछल होने जा रहा है, ये कहते हैं लोरिक देव पुनर्नवा में। पुनर्नवा उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो इसके अनुसार जो कथन दिए गए हैं और कथन से संबंधित जो पात्र हैं उनको सुमेलित करना है कि कौन सा जो कथन है वो किस पात्र का है। तो ये हमने देख लिया और इसके अनुसार विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है। गोदान उपन्यास आप सबने पढ़ा होगा, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है हर दृष्टि से और साहित्य प्रेमियों ने तो निश्चित रूप से पढ़ा ही होगा। और ये चूंकि पाठ्यक्रम में भी लगा रहता है तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, जिसमें हमें 2 गांवों का वर्णन मिलता है, एक सेमरी और दूसरा बेलारी। आपको दिखा देती हूँ, ये गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का है। प्रेमचंद जी ने गोदान उपन्यास लिखा था, इस बात से हम सभी परिचित हैं। और इसमें कौन से 2 गांवों का वर्णन मिलता है तो इसे आप यहां देख सकते हैं। ये देखिए लिखा है सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। इन्हीं 2 गांवों का वर्णन इस उपन्यास में मिलता है, सेमरी और बेलारी। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसे अवश्य पढ़िएगा। इसका जो पहला पृष्ठ है जहां से इसकी कथा आरंभ होती है, इसका ये देखिए, ये जो कथन है होरी ने कहा है कि जब दूसरे के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पावों को सहलाने में ही कुशल है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये कथन कहाँ से लिया गया है, तो गोदान उपन्यास से लिया गया है, किसने कहा है। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। और गोदान उपन्यास के वैसे भी बहुत से कथन हैं, महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको फिर कोई समस्या नहीं होगी कथन को पहचानने में। जब हमने मूल पाठ पढ़ा होता है तो हम कथन आसानी से पहचान जाते हैं, उसमें हमें समस्या नहीं आती। समस्या तभी आती है कथन पहचानने में जब हमने मूल पाठ को नहीं पढ़ा होता है। तो गोदान में कौन से गांवों का वर्णन मिलता है, तो अभी हमने देखा सेमरी और बेलारी। इसके अनुसार विकल्प डी सही होगा, दूसरा और तीसरा। गोदान उपन्यास में सेमरी और बेलारी गांव को केंद्र में रखकर कथा वर्णित की गई है, जबकि आधा गांव में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा का वर्णन किया गया है, तथा मैला आंचल उपन्यास में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज को कथा का केंद्र बनाया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा।
ये सारे उपन्यास कृष्णा सोबती जी के हैं। समय सरगम, मित्रों मरजानी, ए लड़की, सूरजमुखी, अंधेरे के। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। सबसे पहले दूसरा अर्थात मित्रों मरजानी, फिर चौथा अर्थात सूरजमुखी अंधेरे के, फिर तीसरा अर्थात ए लड़की, और उसके बाद समय सरगम। ये क्रम रहेगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछा गया है तो जो मित्रों मरजानी है ये 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ इनका उपन्यास है। फिर सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में, ए लड़की 1991 ईस्वी में, और समय सरगम 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ 1980 ईस्वी में। इन्हें प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें पंजाब का जो रहन सहन है, वहां की संस्कृति है, उसका हमें वर्णन मिलता है। ये 1979 ईस्वी में इसको जिंदगी नामा को, जो कि 1979 में प्रकाशित हुआ था, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, कृष्णा सोबती के किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जिंदगी नामा। अगला प्रश्न है कि मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? तो चाक उपन्यास ये मैत्रेयी पुष्पा का है। अन्य झूला नट, आलमा कबूतरी और इदम नमम। चाक 1997 ईस्वी में आया उपन्यास है इनका। इसमें मैत्रेयी पुष्पा ने ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण किया है। मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यास हैं झूला नट, अलमा कबूतरी, इदम नमम, कहे ईसुरी फाग, गुनाह बेगुनाह, विजन, त्रियाहट, बेतवा बहती रहे और स्मृति दंश। ये सब उपन्यास किसके हैं? मैत्रेयी पुष्पा के हैं। और चाक उपन्यास जो इनका है उसमें उन्होंने ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण किया है। अगला जो प्रश्न है उसमें एक संवाद दिया गया है और पूछा गया है उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? संवाद है कि उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? तो मेहता और मालती। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है खन्ना और गोविंदी, मिर्जा खुर्शीद और मेहता, राय अमरपाल सिंह और मालती। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। यह संवाद गोदान उपन्यास में मेहता और मालती के बीच हुआ। गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ उपन्यास है। ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। और इस उपन्यास के जो अन्य पात्र हैं वे होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी आदि। इस उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा और ऋण की समस्या का वृहद अंकन है। ये जो उपन्यास है ये अपने आप में बहुत कुछ समेटता है, बहुत सारी चीजों को कहने को तो ये किसान जीवन से संबंधित है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे, इसका मूल पाठ आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा तो खुद महसूस किया होगा कि जीवन के कई पक्षों को अपने में समेटता हुआ चलता है। इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने एक और जहां गांव के जीवन को दिखाया है उसी के साथ साथ वो नगरीय जीवन को भी लेकर के चलते हैं। वहां की जो सोच है, वहां के जो विचार हैं, वहां का जो रहन सहन है, उन सब चीजों को भी उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने उपन्यास में रखा है। जैसे आप देख सकते हैं कि होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, ये सब जो पात्र हैं, भोला, ये सब ग्रामीण पात्र हैं। और ये जो इसके अतिरिक्त ये मेहता, मालती, गोविंदी इत्यादि हैं, ये नगरीय जीवन से संबंधित पात्र हैं। तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो तमस उपन्यास से संबंधित नहीं है? तमस उपन्यास किसका है? भीष्म साहनी जी का है। तमस 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और जो रत्तो पात्र है वो इस उपन्यास का पात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त नत्थू, रिचर्ड्स और हयात बख्श, ये सभी इससे संबंधित है। रत्तो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। भीष्म साहनी के तमस, जो कि 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उपन्यास के पात्र हैं रिचर्ड, नत्थू, हयात बख्श, लिजा, जनरैल सिंह, हरनाम, वंतो, लक्ष्मी नारायण, सरदार जी और देसराज। इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र कौन है इनमें? तो यहाँ पर राजकुमारी चंद्र दीक्षित, ये बाण भट्ट की आत्मकथा से संबंधित है। सुचरिता अर्थात पहला और दूसरा यहाँ पर सही होगा। विकल्प ए सही होगा क्योंकि इसमें पहला और दूसरा आ रहा है। राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता ये इसके पात्र हैं, तो इसके अनुसार विकल्प ए सही होगा। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की पात्र राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा
जिसके अन्य पात्र बाण भट्ट निपुणिका है। प्रेम का उदात्तीकरण और हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कुछ उपन्यास के नाम दिए गए हैं और वो उनका जो प्रकार है वो किस प्रकार के हैं, या उसमें किस तरह का कथ्य मिलता है, किस तरह की कथा मिलती है, उससे संबंधित यहाँ पे दिया गया है और सुमेलित करना है इसको। तो दलित जीवन से संबंधित यहाँ पर कौन सा है? धरती धन नापना, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी का उपन्यास है, ये दलित जीवन से संबंधित है। राजनीतिक बोध से कौन सा संबंधित है? तो राजनीतिक बोध से संबंधित है तमस, जो कि भीष्म साहनी जी का है। जीवनी परक उपन्यास है मानस का हंस। मानस का हंस में अमृतलाल नागर जी ने तुलसीदास जी के जीवन को वर्णित किया है, उनके जीवन से संबंधित उपन्यास है, तुलसीदास जी की जीवनी है। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञे का है। तो इसके अनुसार विकल्प बी सही होगा। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। दलित जीवन से संबंधित है धरती धन नापना, जगदीश चंद्र माथुर। राजनीतिक बोध तमस, भीष्म साहनी। जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस, अमृतलाल नागर। आत्मकथात्मक शैली शेखर एक जीवनी, अज्ञे। भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास में राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया है। मास्टर रामदास, नथु मेहता, हयात बख्श आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया जीवनी परक उपन्यास है। अज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग उत्थान का प्रकाशन 1940 ईस्वी में और द्वितीय भाग संघर्ष का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ था। अभी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है अज्ञे जी का, ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, 40 और 44। तो जो 40 में प्रकाशित हुआ प्रथम भाग है उसका नाम था उत्थान, और जो द्वितीय भाग में प्रकाशित हुआ था 1944 ईस्वी में जो द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ उसका नाम संघर्ष। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर स्थान दिए गए हैं और जो उपन्यास के नाम हैं वो दिए गए हैं कि कौन सा उपन्यास किस स्थान से संबंधित है। तो राग दरबारी जो है ये, इसमें आपको शिवपालगंज की कथा मिल जाएगी, शिवपालगंज स्थान से संबंधित है राग दरबारी। झूठा सच जो कि यशपाल जी का है, ये भी 2 भागों में प्रकाशित हुआ था 1959 और 1960। झूठा सच ये संबंधित है, झूठा इसके अनुसार राग दरबारी शिवपालगंज से हो गया। झूठा सच संबंधित है लाहौर से, ए सही होगा, ये बिल्कुल सामने ही दिया गया है, सही है। नहीं, बी झूठा सच यशपाल, गलती से बोल दिया। झूठा सच संबंधित है लाहौर से और राग दरबारी संबंधित है शिवपालगंज से। और उसने कहा था ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों ने पढ़ा होगा, अमृतसर से संबंधित है। इसका तो जो एक मूल कथन है, मूल संवाद बहुत प्रसिद्ध है, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अमृतसर का है, क्योंकि उसमें जो नायक होता है वो उससे पूछता है कि ये संवाद है, अगर आप लोगों को याद आ रहा है, बताऊंगी नहीं अभी, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अमृतसर का है। और जो कान्य कुब्ज यहाँ पर शब्द है, ये बाण भट्ट की आत्मकथा से संबंधित है। बाण भट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो इसके अनुसार जो विकल्प ए है वो बिल्कुल सही होगा। ए का दूसरा अर्थात लाहौर झूठा सच से संबंधित है। बी का पहला शिवपालगंज राग दरबारी से संबंधित है। सी का चौथा कान्यकुब्ज बाण भट्ट की आत्मकथा से संबंधित है। और डी का तीसरा ये अमृतसर जो संबंधित है वो संबंधित है उसने कहा था। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसमें भी एक कथन दिया गया है और पूछा गया है ये किस पात्र का है। ये भी गोदान का है। जैसा कि अभी आपको बताया था कि गोदान जो उपन्यास है इसके कथन बहुत महत्वपूर्ण है, और चूंकि गोदान बहुत से पाठ्यक्रम में, बहुत सी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में लगा रहता है, तो इससे बहुत पूछा जाता है, बहुत से इसके कथ्य, बहुत से संवाद इसके पूछे जाते हैं कि किसके हैं। तो उन्हीं में से एक है कि बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? तो ये धनिया कहती है। धनिया कौन है? होरी की पत्नी है धनिया। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प हैं झुनिया, सिलिया और पटेश्वरी। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं।
यह गोदान उपन्यास के पात्र धनिया की भावाभिव्यक्ति है। गोदान को कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। गोदान उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं वे होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, दाता दीन, माता दीन, मेहताब, मालती, राय साहब आदि हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्बला, गबन आदि। इन सबके जो प्रकाशन वर्ष हैं उन्हें भी हमें देखते हुए चलना है। सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925। तो जो भी आपको याद है आगे के आप इन्हें खुद अपने मस्तिष्क में एक बार लाइए और दोहराइए कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। अगला है स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो तमस में किया गया है। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है कड़ियां, झरोखे और बसंती। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन तमस उपन्यास में किया गया है। तमस 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। इसके जो भीष्म साहनी जी के जो अन्य उपन्यास हैं वे हैं झरोखे, कड़ियां, कुंतो, मैया दास की माड़ी, नीलू नीलिमा और नीलोफर आदि। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? मानस का हंस, झूठा सच, राग दरबारी और जिंदगी नामा। झूठा सच ये किसका है? ये यशपाल का है। जैसा कि आपको बताया था ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था 1958 और 1960। इन दोनों के नाम है वतन और देश का भविष्य। इसे हमने पिछली क्लास में याद किया था। मानस का हंस ये अमृतलाल नागर जी का है और इसमें तुलसीदास जी की जीवनी है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का है और ये 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती जी का है। ये 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो क्रम के अनुसार विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। झूठा सच 58 और 60 क्रमशः पहला भाग और दूसरा भाग। फिर उसके बाद राग दरबारी आएगा श्रीलाल शुक्ल जी का 1968 ईस्वी, मानस का हंस अमृतलाल नागर का 1972 ईस्वी और उसके बाद आएगा जिंदगी नामा कृष्णा सोबती जी का 1979 ईस्वी में जो कि प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पर 4 उपन्यास के नाम हैं जिनमें से 2 अमृतलाल नागर द्वारा लिखे गए हैं और 2 अमृतलाल नागर जी के नहीं हैं। तो कौन कौन से हैं? तो पहला और चौथा सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी ये अमृतलाल नागर जी के उपन्यास हैं। इसके अतिरिक्त ये दोनों उनके उपन्यास नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। पहला और चौथा सीमाएं टूटती हैं तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। सीमाएं टूटती हैं उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास एकदा नैमिषारण्य कुछ गलत हो गया बोलने में, इसे फिर से देख लेते हैं इस प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी ये अमृतलाल नागर जी के नहीं है। प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। चूंकि नहीं है पूछा गया है तो पहला और चौथा अमृतलाल नागर जी द्वारा नहीं लिखा गया है और एकदा नैमिषारण्य और शतरंज के मोहरे ये अमृतलाल नागर जी के उपन्यास हैं। अमृतलाल नागर जी का एक जीवनी परक उपन्यास जो कि मानस के हंस 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अमृतलाल नागर द्वारा रचित जो अन्य उपन्यास है वे एकदा नैमिषारण्य, शतरंज की मोहरे, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस और नाच्यो बहुत गोपाल और खंजन नयन। जो इसमें इनका खंजन नयन है इसमें इन्होंने सूरदास जी की जीवनी को रखा है। जिस तरह से मानस के हंस में इन्होंने तुलसीदास जी की जीवनी का वर्णन किया है उसी तरह से खंजन नयन में सूरदास। अगला है अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र कौन कौन से हैं? राधिका, भुवन, सरस्वती और प्रशांत। तो भुवन बी सही है, दूसरा और तीसरा सरस्वती, अर्थात 2 और 3 सही होंगे। इसके अनुसार विकल्प सी सही होगा, दूसरा और तीसरा। उपन्यास शेखर एक जीवनी जो कि 2 भागों में प्रकाशित हुई थी 1940 और 1944 ईस्वी। इसमें शेखर, सरस्वती, शारदा और शशि होते हैं। नदी के द्वीप इसमें भुवन, रेखा, गौरा और चंद्रमाधव। अपने अपने अजनबी में सेल्मा और योके।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र कौन है। मैला आंचल उपन्यास पिछली क्लास में आपको दिखाया था, उसका प्रकाशन वर्ष याद किया था। किसका है? ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है और ये आंचलिक उपन्यास है। ये अपनी आंचलिकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, पहला और तीसरा, अर्थात कमला और सहदेव मिसिर। कमला और सहदेव मिसिर मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। मैला आंचल उपन्यास के अन्य पात्र हैं बालदेव, बामनदास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार, वासुदेव आदि। मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है और ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। यह आंचलिक उपन्यास है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं। झूठा सच यशपाल जी का उपन्यास है जो कि 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, वतन और देश का भविष्य, क्रमशः 1958 और 1960 में। तो इसमें पूछा गया है उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं। 4 यहाँ पर दिए गए हैं, तो पहला और तीसरा सही है। विभाजन की त्रासदी इसमें मिलती है और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता मिलती है। नारी की विवशता और शोषण नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन नहीं है। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के जो केंद्रीय विषय हैं उनमें सांप्रदायिक दंगों की भयावहता तथा विभाजन की त्रासदी है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ जिसका नाम वतन और देश है, और दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुआ जिसका नाम देश का भविष्य। यशपाल प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड और मनुष्य के रूप आदि। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। शेखर एक जीवनी, तमस, बाणभट्ट की आत्मकथा और मैला आंचल। शेखर एक जीवनी जो कि क्रमशः 1940 और 44 में प्रकाशित हुआ था। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भीष्म साहनी का जो तमस है ये प्रकाशित हुआ था 1973 ईस्वी में, और फणीश्वरनाथ रेणु का जो मैला आंचल है ये 1954 में प्रकाशित हुआ था। तो इसके अनुसार यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। शेखर एक जीवनी 40-44 पहले आएगा, फिर बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, उसके बाद चौथा अर्थात मैला आंचल 1954 ईस्वी, और उसके बाद तमस आएगा भीष्म साहनी का 1973 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। तो ये परीक्षा गुरु उपन्यास में हुआ है जो कि लाला श्रीनिवास दास जी का है और जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पहला उपन्यास माना है। तो विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प हैं वामा शिक्षक, नूतन ब्रह्मचारी और श्यामा स्वप्न। परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है, लाला श्रीनिवास दास जी का है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम क्या है। ये उच्च कोटि के समीक्षक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये समीक्षक थे और साथ ही इन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा। विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प हैं इंदुलेखा, परीक्षा गुरु और कल्पना का आनंद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में इनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है जो ये 46 में प्रकाशित हुआ था। इसकी कथा प्राचीन कवि बाणभट्ट और हर्षकालीन समाज पर केंद्रित है। बाणभट्ट, भट्टनी और निपुणिका इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी में, पुनर्नवा 1973 में और अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, आंचलिक लोक जीवन और रीति रिवाजों का चित्रण, आंचलिक जनजीवन का चित्रण और आंचलिक भाषा का प्रयोग। तो इसमें पूछा गया है कौन सी विशेषता नहीं है। तो स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण आंचलिक उपन्यास में होना जरूरी नहीं है।
बाकी सारे होते हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, चूंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण का संबंध आंचलिक उपन्यासों से नहीं है। आंचलिक उपन्यासों की कथा वस्तु एक अंचल विशेष पर केंद्रित होती है, जबकि आंचलिक जनजीवन, भाषा और रीति रिवाजों को आंचलिक उपन्यास के केंद्र में रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? तो आवारा मसीहा जो जीवनी है ये विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी थी, विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है बालमुकुंद गुप्त, रामवृक्ष बेनीपुरी और प्रेमचंद जी। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी परक उपन्यास है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद्र घर में ये 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, शिवरानी देवी ने लिखी। कलम का सिपाही 1962 में ये अमृत राय ने लिखी थी, उनके पुत्र। कलम का मजदूर ये मदन गोपाल ने लिखी थी। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? तो परीक्षा गुरु के नायक है मदन मोहन, विकल्प सी सही होगा। जो परीक्षा गुरु उपन्यास है ये लाला श्रीनिवास दास जी का है और 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। इसके जो नायक हैं उनका नाम है मदन मोहन। अन्य विकल्प है सुंदरलाल, सोहनलाल और ब्रजकिशोर। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था उपन्यास का नायक मदन मोहन है। इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं और यह उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। ये पूरा उपन्यास नीति परक और उपदेशात्मक है। अगला प्रश्न है कि उषा प्रियमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारे की नायिका कौन है? तो 55 खंबे लाल दीवारे ये उषा प्रियमवदा जी का उपन्यास है, जिसकी नायिका है सुषमा। अन्य विकल्प हैं देवकी, प्रिया और मीरा। 55 खंबे लाल दीवारे ये 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ उषा प्रियमवदा जी का उपन्यास है। कब प्रकाशित हुआ था? 1961 ईस्वी में। जिसकी नायिका सुषमा है। यह प्रसिद्ध और बहुचर्चित उपन्यास है जिसमें एक भारतीय नारी की सामाजिक और आर्थिक विवशताओं से उत्पन्न कुंठा और यंत्रणा का सजीव अंकन किया गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वंशी और भय कबीर उदास और नदी। ये भी बहुत पूछा जाता है कि भय कबीर उदास किसका है? तो उषा प्रियमवदा जी का ये उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अश्क जी का है, विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है नागार्जुन, धर्मवीर भारती और अमृतलाल नागर। गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अश्क का है। गिरती दीवारें 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ उपेंद्रनाथ अश्क जी का उपन्यास है। इन्हें मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। बड़ी बड़ी आंखें, गर्म राख, सितारों का खेल आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। महाकाल अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है, जबकि रतिनाथ की चाची बाबा नागार्जुन का प्रथम उपन्यास है जो कि 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? तो प्रेमाश्रम। मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास प्रेमाश्रम जो है ये पूरी तरह से किसान जीवन पर केंद्रित है। इन 4 विकल्पों में विकल्प बी सही होगा। सेवा सदन, कर्म भूमि और निर्मला ये अन्य विकल्प हैं। दिए गए विकल्पों में मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमाश्रम जो कि 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था ये किसान जीवन पर केंद्रित है। इस उपन्यास में औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण है। सेवा सदन 1918 ईस्वी में वैश्य जीवन से संबंधित समस्या पर केंद्रित, जबकि निर्मला 1927 ईस्वी दहेज और अनमेल विवाह को केंद्र में रखा गया है। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? जीवनी है, संस्मरण है, उपन्यास है या कहानी है? तो विकल्प बी सही होगा। ये उपन्यास है चोटी की पकड़। चोटी की पकड़ उपन्यास विधा की रचना है। ये प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस उपन्यास की रचना की थी। यह यथार्थवादी परंपरा की कृति है। इनके जो अन्य प्रमुख उपन्यास हैं वे हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, कुल्ली भाट आदि। पिछली क्लास में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के 3 उपन्यास याद किए थे, अलका, निरूपमा और प्रभावती। इसके अतिरिक्त इनके और भी उपन्यास हैं जिनमें से कुल्ली भाट और चोटी की पकड़ भी है। अगला प्रश्न है कि सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो जो सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का उपन्यास है। इसमें एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी है। एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी सोया हुआ जल में है।
अन्य जो विकल्प हैं वे भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कहानी, सामाजिक विसंगतियों का वर्णन और काशी का इतिहास। लेकिन यहाँ पर विकल्प डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। और सोया हुआ जल उपन्यास है किसका? तो ये उपन्यास है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी से संबंधित है। सोया हुआ जल 1954 ईस्वी में प्रकाशित एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सूने चौखट इत्यादि हैं। पागल कुत्तों के मसीहा उपन्यास में कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण है। सूने चौखट उपन्यास में बालक के स्वभाव का चित्रण किया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि और उपन्यासकार दोनों ही हैं। चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये गुनाहों का देवता, विकल्प सी सही होगा। ये सभी पात्र हैं गुनाहों का देवता के। अन्य विकल्प है प्रारंभ व समापन, 11 सपनों का देश और सूरज का 7वां घोड़ा। चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के गुनाहों के देवता उपन्यास के पात्र हैं। धर्मवीर भारती कवि और उपन्यासकार हैं। भारती जी के उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश प्रारंभ व समापन है। गुनाहों का देवता उपन्यास में चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है। सूरज का 7वां घोड़ा में अलिफ लैला, पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया गया है। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास को लघु उपन्यास की संज्ञा दी गई है। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास का मुख्य पात्र मणिक मुल्ला, जमुना, लिली आदि हैं। अगला प्रश्न है 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे? तो प्रेमचंद जी, विकल्प ए सही होगा, प्रेमचंद। अन्य विकल्प हैं बालकृष्ण भट्ट, यशपाल और भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद प्रेमचंद पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से प्रेमचंद 23 जून को त्यागपत्र दे दिया था इन्होंने। और इसके बाद इन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में ये संपादक पद पर कार्य करते रहे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद जी के विषय में सही नहीं है? प्रेमचंद जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा, बिल्कुल सही है। उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया, ये भी सही है। उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया, ये गलत है। उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए विकल्प डी सही होगा। जबकि ये अपने आरंभिक दौर में जब शुरुआत की थी इन्होंने लिखने की, तो ये उर्दू भाषा में लिखते थे, बाद में ये हिंदी में आए। प्रेमचंद जी ने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया, यह कथन प्रेमचंद जी के विषय में गलत है। प्रेमचंद जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा, सही है। उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया। प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में किसानों और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया। प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे, अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियों, मुहावरों के साथ भाषा सहज, सरल, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार और प्रभावशाली है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने बहुत से उपन्यास उर्दू से हिंदी में रूपांतरित किए हैं, जिनमें से एक सेवा सदन भी है। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास थे आरंभिक दौर में जो कि इन्होंने उर्दू भाषा में लिखे थे, बाद में उन्होंने इसे हिंदी में लिखा और इन्होंने जमाना पत्रिका में बहुत समय तक कार्य किया था। अगला प्रश्न है कि शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो शिवपालगंज अभी हम लोग कई बार देख चुके हैं, ये राग दरबारी से संबंधित है, विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है ठेठ हिंदी का ठाठ, हार और परीक्षा गुरु। शिवपालगंज श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी से संबंधित है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का चर्चित उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राग दरबारी में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग और आंचलिकता का मिश्रण है। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से सन 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं कि शुक्ल जी और अमरकांत दोनों लोगों को संयुक्त रूप से ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? सन 2011 का। अधकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ,
या देवबाला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के उपन्यास हैं, और हार सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित उपन्यास है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, ये लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है, जो कि हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो उपन्यास हैं उनका प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम क्या है, पहचानिए। तो विकल्प सी सही होगा, अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट और चोटी की पकड़। जो अप्सरा इनका उपन्यास है ये 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद अलका 1933 ईस्वी में, प्रभावती 1936 ईस्वी में, निरुपमा ये भी 1936 ईस्वी में, कुल्ली भाट 1938 में, और बिल्लेस और बकरियां ये भी इनका उपन्यास है। ये प्रकाशित हुआ था 1942 ईस्वी में, और चोटी की पकड़ 1946 ईस्वी में, और काले कारनामे 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये सभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास है। कुल्ली भाट और बिल्लेस और बकरियां की गणना संस्मरणात्मक उपन्यासों में की जाती है। अप्सरा उपन्यास की जो प्रमुख पात्र है वो कनक है। अप्सरा उपन्यास की प्रमुख पात्र कौन है? कनक। अगला प्रश्न है कि दहेज प्रथा, अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने निम्न में से किस उपन्यास में किया है? तो ये निर्मला उपन्यास में मिलता है। निर्मला उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसका जो विवाह होता है ये दहेज के कारण बहुत अधिक उम्र के एक आदमी से हो जाता है। दहेज न देना पड़े इस स्थिति में वे अपनी पुत्री का विवाह, जो कि बहुत कम उम्र की होती है, बहुत बड़े, आप ये कह सकते हैं एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से करते हैं। तो यहाँ पर दहेज के कारण किस तरह से अनमेल विवाह हो जाते हैं इसका वर्णन किया गया है। बहुत भावुक कर देने वाला उपन्यास है निर्मला। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है प्रेमाश्रम, रंगभूमि और कर्मभूमि। दहेज प्रथा, अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास में किया है। प्रेमचंद 1880 ईस्वी में हुए थे और 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था तथा ये उर्दू में नवाब राय उपनाम से लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि हैं। प्रेमाश्रम में किसानों की दुर्दशा, जमींदारों का अत्याचार, वकीलों की बेरहमी, अदालतों और अफसरों की धांधली का चित्रण है। रंगभूमि उपन्यास में औद्योगिकरण के दोष और पूंजीपतियों के शोषण तथा अंग्रेजों के अत्याचार का चित्रण है। कर्मभूमि उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता और दलित किसानों के उत्थान की कथा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? तो चारुचंद्र लेख ही धर्मवीर भारती जी का नहीं है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अन्य विकल्प सूरज का सातवां घोड़ा, प्रारंभ व समापन, 11 सपनों का देश, ये सभी धर्मवीर भारती जी के ही है। चारुचंद्र लेख धर्मवीर भारती जी का नहीं है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा। चारुचंद्र लेख पुनर्नवा अनाम दास का पोथा, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन आदि धर्मवीर भारती जी के उपन्यास हैं। धर्मवीर भारती जी का जन्म 1926 ईस्वी में और मृत्यु 1997 ईस्वी में हुई थी। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। धर्मवीर भारती प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। अंधा युग, जो कि 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध गीत नाट्य है, जिसे हम अन्य कक्षाओं में बहुत बार देख चुके हैं और इसके जो सारे अंक हैं उनके नाम भी याद किए थे और इसका जो क्रम है, किस तरह से इसे बांटा गया है, वो भी बहुत बार पूछा जाता है। ये सब हम देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली क्लास देख लीजिएगा एक बार। तो अंधा युग संबंधी जो भी प्रश्न हैं उनमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न है, अगला जो तथ्य है वो है ठंडा लोहा 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, 7 गीत वर्ष। और कनुप्रिया, सपना अभी भी आदि ये भारती जी के ही प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं, धर्मवीर भारती जी की। 7 गीत वर्ष 1959 में, कनुप्रिया भी 1959 में और सपना अभी भी ये 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद है चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? तो चितकोबरा उपन्यास जो है ये मृदुला गर्ग जी का है। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती और मन्नू भंडारी। चितकोबरा मृदुला गर्ग जी का चर्चित उपन्यास है। यह उपन्यास नारी पुरुष के संबंधों और पुरुष प्रधान समाज विरोधी जो दृष्टिकोण है उस पर आधारित है। ये 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
इनके अन्य प्रमुख उपन्यास उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, मैं और मैं आदि हैं। बुधवा की बेटी उपन्यास किसने लिखा है? तो बुधवा की बेटी पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का उपन्यास है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो बुधवा की बेटी है वो बहुत उग्र स्वभाव की है। बुधवा की बेटी कैसी है? बहुत उग्र स्वभाव की है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि बुधवा की बेटी पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। अन्य विकल्प है चतुरसेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद और विश्वंभर नाथ कौशिक। बुधवा की बेटी 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा। यह उपन्यास अछूतोद्वार की समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया। उग्र को हिंदी उपन्यासों में पत्रात्मक प्रविधि के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तो चंद्रकांता तिलस्मी उपन्यास है। चंद्रकांता ऐसा उपन्यास है जिसे पढ़ने के लिए अहिंदी भाषी जो लोग थे उन्होंने हिंदी सीखी थी। केवल चंद्रकांता पढ़ सके इसलिए ऐसी प्रसिद्धि इस उपन्यास ने प्राप्त की थी। अन्य विकल्प है सामाजिक, जासूसी और ऐतिहासिक। हिंदी उपन्यासों के इतिहास में देवकीनंदन खत्री अपने तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। इनका चंद्रकांता जो कि 1888 ईस्वी में प्रकाशित था उपन्यास तिलस्मी विधा का है। जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो देवरानी जेठानी की कहानी को। विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प हैं परीक्षा गुरु, भाग्यवती और वामा शिक्षक। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। गौरी दत्त जी की रचना है। पंडित गौरी दत्त इसके लेखक हैं। जबकि श्रद्धाराम फुल्लौरी का उपन्यास भाग्यवती 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसे डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने प्रथम उपन्यास माना और लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। वहीं वामा शिक्षक जो कि 1872 में प्रकाशित हुआ, उसे ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय द्वारा ये रचित उपन्यास है। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है आपको, चूंकि शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है, तो अधिकांश जो विद्वान हैं वो शुक्ल जी के मत से सहमत रहते हैं कि परीक्षा गुरु ही हिंदी का पहला उपन्यास है जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? गरीब अमीर का संघर्ष, किसान आत्महत्या, स्त्री संघर्ष या दलित संघर्ष। तो विकल्प बी सही होगा, किसान आत्महत्या। फांस उपन्यास का मूल कथ्य किसान आत्महत्या है। यह संजीव द्वारा रचित उपन्यास है। संजीव द्वारा लिखित अन्य उपन्यास किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, धार, सावधान नीचे आग है, जंगल जहां शुरू होता है आदि। तो ध्यान रखिएगा कि फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? किसान और आत्महत्या। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये संजीव द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसके लेखक संजीव हैं। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।